हाय टू ऑल। फर्स्टली हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने एच पी एस 2025 का पेपर क्लियर किया है। तो कल ही रिजल्ट आया है एच पी एस 2025 का, जहाँ पे लिस्ट में हमने देखा बहुत सारे नए नाम थे नए ऑप्शंस के साथ, और उन्हीं रिजल्ट के बेस पे जो है हमने आज की वीडियो बनाई है, जहाँ पे इस रिजल्ट को एनालाइज करके विजुलाइज करके कुछ पैटर्न्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो ये पैटर्न्स रैंडम नहीं है, सेट पैटर्न्स हैं जो डिराइव होते हैं ये वाला रिजल्ट, इससे पिछले रिजल्ट्स और उससे पिछले सालों में जो रिजल्ट्स आते आए हैं एचपीपीएससी के, उन सभी को देख के। सो हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज अंचित शर्मा, और आज का वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2026 के एचपीएस को सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक पैटर्न पे कैसे पेपर कंडक्ट किया जाएगा, राइट? तो आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे वो सेट पैटर्न जिनके बेस पे हो रही है सिलेक्शन, चाहे वो ऑप्शनल्स हैं, कौन से एज ग्रुप में जो है सिलेक्शंस हो रही है, एंड वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग किसकी सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है, क्या वर्किंग ही सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या नॉन वर्किंग सिलेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट का दबदबा रहा है इस बार। तो देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग जो हमें देखने को मिली है वो है कि किंग ऑफ ऑप्शनल बना है द सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री। ठीक है, 4 सिलेक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिली है फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट से। अब 4 सिलेक्शंस वैसे तो और सब्जेक्ट से भी आती है, बट फॉरेस्ट्री का ग्राफ इतना अच्छा है कि अराउंड 6 लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। ठीक है, उसमें से सिलेक्शन कितनी होगी? 4 की। और मेंस देने वाले भी बहुत कैंडिडेट्स नहीं थे, आई थिंक अराउंड 14-15 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेंस दिया था, उसमें से 6 इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, उनमें से 4 सिलेक्शन की भी होगी। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे नंबर आया है हॉर्टिकल्चर का, 3 सिलेक्शंस हमें देखने को मिली है। तो हॉर्टिकल्चर में भी सिर्फ 4-5 बच्चे थे जिनका इंटरव्यू था। ठीक है, और मेंस लिखने वाले भी अराउंड 18 to 20 लोग थे। तो 18 से 20 सीधे 4 से 5 लोगों का इंटरव्यू, उनमें से भी 3 लोग सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आया है। ठीक है, तो वैसे तो ज्योग्राफी भी है, बट ज्योग्राफी में क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो प्रेपरेशन करते हैं और मेंस का एग्जाम लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अराउंड 3 फिगर्स में ये आप नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 150 से 200 बच्चा बैठता है ना, और ये फिगर हो सकता है कि आगे भी ज़्यादा जाए, 200 से 250 भी हो सकते हैं। तो उनमें से 3 लोगों की सिलेक्शन जो है, ठीक है, वैसे तो फाइनल रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्योग्राफी से सिलेक्शंस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स तो अच्छे फैच हुए हैं। बट एज कंपेयर टू जो अप्लाइड टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, हॉर्टिकल्चर हो गया, वैसे ही जूलॉजी हो गया, 2 सिलेक्शंस है, और फॉरेस्ट्री हो गया, ये अप्लाइड सब्जेक्ट्स इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का ज़्यादा दबदबा इस बार हमें देखने को मिला है। तो ये तो दिखती सी बात है कि अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशोलॉजी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, या कुछ और सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गए, जो पहले जो है रैंक लाने में हेल्प करते थे, वो थोड़ा सा यहाँ पे बैक सीट्स पे हमें देखने को मिले हैं। तो नए सब्जेक्ट्स, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ये अब फ्रंट रनर्स के रूप में हमें देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा जो शौक यहाँ पे लगा है वो है सोशोलॉजी का, क्योंकि सोशोलॉजी में आई थिंक 2 से 3 लोगों की सिलेक्शन हुई है, बट देने वाले कैंडिडेट्स अराउंड 150 से 200 थे। ठीक है, तो हर साल हमने देखा है पिछले 4-5 साल में सोशोलॉजी का दबदबा पूरी तरह रहा है। सोशोलॉजी में जो है 8 to 10 कैंडिडेट्स तो ऑलमोस्ट हर साल हमें देखने को मिलते थे, वैसे ज्योग्राफी में देखने को मिलते थे, बट एज कंपेयर टू नंबर्स आप देख सकते हो 200 में से 2-3 लोगों की सिलेक्शन हुई है। वैसे ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप देखोगे तो फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सब्जेक्ट्स में बहुत कम बच्चों में से ही आपको फाइनल रैंक्स देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा ऑप्शनल में हमें शिफ्ट देखने को मिला है। फिर कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, फिलॉसफी, इनके भी हमें रैंक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं एक एक। तो नई एंट्री भी है, थोड़े से नए ऑप्शंस की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात का निष्कर्ष निकलता है, फाइनल कंक्लूजन, वो यही है कि ऑप्शंस आपके बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एक ऑप्शन आपने सही ले लिया, उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो वो आपकी सिलेक्शन पक्की करवा रहा है, रेदर देन आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस यहाँ पे चूज करो। तो यहाँ पे क्या पता लगता है हमें, रेदर देन कि वो ऑप्शन चूज करें जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, और आपको इजी भी लगता है, तो वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। बट कंफर्ट जोन वो नंबर ऑफ एन स्टूडेंट्स का बनता जा रहा है, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट है उसको अपने ऑप्शन को ले रहे हैं,
तो वो ऑप्शन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आप कुछ और सा नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हो, खासकर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो, ठीक है ठीक ज़्यादा है, बट वहाँ पे मेहनत कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन वहाँ पे श्योर है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये ऑप्शन मुझे कंफर्ट फील करा रहा है, ठीक है, जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं ये मुझे अच्छा समझ आ रहा है। आपको ये देखना है कि आपकी सिलेक्शन किससे हो रही है। फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जब नंबर ऑफ आवर्स आपने देने ही है मेहनत के, तो रेदर देन वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे सिलेक्शन ना हो, आप उनको दो जो ट्रेंड में भी चल रहे हैं, सिलेक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही रहेगी ऑप्शनल की कि यूपीएससी के साथ भी कंबाइंड हो, जैसे एग्रीकल्चर है, ये हिमाचल में भी अच्छा परफॉर्म करता है, यूपीएससी में भी अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर ऐसे ऑप्शनल जो आगे एसीएफ का एग्जाम है, कुछ और टेक्निकल सब्जेक्ट हो, वहाँ भी आपकी हेल्प करें। तो ये थोड़े से हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, बट फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर आर किंग पिन दिस टाइम। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो कैंडिडेट्स अलग अलग डाइवर्स फील्ड से थे, चाहे बीटेक है, बीएससी एमएससी से थे, किसी ने फॉरेस्ट्री की है, जूलॉजी की है, लाइफ साइंसेज की है। तो एक बात तो पक्की है दैट एचपीपीएससी वेलकम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता कि मैक्सिमम इंजीनियर्स ही यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो सकता है, खासकर आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग यहाँ पे मैटर कर रही है रेदर देन आपका बैकग्राउंड। प्री का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, कोई नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, बस आपको यहाँ पे क्या पैरामीटर पे जज किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसी रही है। तो लेट इट बी, कुछ भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तब भी आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्विस जॉब बैकग्राउंड का पैटर्न कैसा है। तो देखो ये पैटर्न हमें साल दर साल देखने को मिलता है कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में से सिलेक्टेड का रेशियो ज़्यादा रहता है। बट इस बार भी जो देखने को मिला है, बट थोड़ा सा कम है, बट 35 to 40% लोग टोटल कैंडिडेट्स कौन से थे जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे। तो सर्विसेज में वैसे तो हमें क्या देखने को मिलता था कि ऑलरेडी कोई तहसीलदार लगा है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी कुछ बीडीओ लगा है, वो एसडीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक जंप वहाँ पे मिल जाए या फिर आप समझ सकते हो बेटर रैंक आ जाए, उसके लिए प्रिपरेशन होती थी। बट इस बार थोड़ा सा अलग रेशो में देखने को मिला है। यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, कोई अलाइड की जो पोस्ट हैं, चाहे एक्सटेंशन ऑफिसर है, ईटीआई है, वो लगे हैं, कोई ईपीएफओ लगा है, कोई सेक्रेटरीट में क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, टीजीटी लगे हैं, ठीक है। इन सब ने अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पे पेपर दिया है। तो ये बात भी क्लियर है कि अगर आप जॉब भी करते हो तब भी इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो 60% आपके नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है, जो अपना फुल डेडिकेटेड समय दे रहे थे इस प्रिपरेशन को, और वर्किंग जो थे वो 40% थे। तो ये बात भी क्लियर है कि नंबर ऑफ आवर्स ये मैटर नहीं करता, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रही है रेदर देन नंबर ऑफ आवर्स। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ आवर्स की बात होती तो ऑब्वियसली बात है कि जो नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स होते वही सारे आपको लिस्ट में देखने को मिलते। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रीजन। तो हमीरपुर के सबसे ज़्यादा 4 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिले, वहीं मंडी के भी 4 कैंडिडेट्स। तो कभी ये पैटर्न साल दर साल चेंज होता रहता है, कभी शिमला से ज़्यादा होते हैं, कभी किसी रीजन से ज़्यादा होते हैं। तो इस बार जो है हमीरपुर मंडी इनका यहाँ पे दबदबा देखने को मिला है। नेक्स्ट आते हैं एज पैटर्न पे। एज पैटर्न के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखो एज पैटर्न यहाँ पे एचपीपीएससी ने बैलेंस रखा है। बैलेंस इस वे में, ऐसा नहीं है कि बहुत यंग कैंडिडेट्स रिक्रूट हो रहे हैं या फिर बहुत एज वेटरन जो कैंडिडेट होते हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं। एक बैलेंस हमें इस लिस्ट में देखने को मिला है। तो यहाँ पे 24 साल के कैंडिडेट्स भी हैं जिनका फाइनल लिस्ट में हमें नाम देखने को मिला है, और 32 ईयर्स के कैंडिडेट्स भी हैं जिनका नाम देखने को मिला है। तो जब एवरेज आप देखोगे तो एज ब्रैकेट जो है आपका 27 से 29 ईयर, या फिर मोटे मोटे तौर पर आप 26 से 30 साल रख सकते हो। इस एज क्राइटेरिया में आपकी पीक सिलेक्शन देखने को मिल रही है। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि एचपीपीएससी आपसे पेशेंस चाहता है, आपसे कंसिस्टेंसी चाहता है, ठीक है। हो सकता है आपके 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट एचपीपीएससी वांट्स कि आप में तैयारी का एक लेवल हो, जब वो अटेन हो जाए, अब कईयों का वो पहले साल में हो जाता है, कईयों को वो 5 साल में होता है, जब वो अटेन हो जाए तभी आप ये सिलेक्शन पा सकते हो, राइट। तो इन सभी पैटर्न से हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है। एक तो देखो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया 70 to 80%, अब ऑब्वियसली बात है ये सही गलत है वो अलग बात है, बट 70 to 80% जो आपने ऑप्शन चूज किया है वही डिसाइड कर देता है कि आपका नाम लिस्ट में आने वाला है कि नहीं। जस्ट चूज करने पे ही, उसको पढ़ना बात की बात है, बट कुछ ही ऑप्शन है जो सेट पैटर्न पे आपके कुछ ईयर्स के लिए चलते हैं। तो जैसा कि इस बार देखा हमने, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सबसे
हॉट ऑप्शंस यहाँ पे रहे हैं। तो पहला क्या क्राइटेरिया हमने देखा ऑप्शनल का। दूसरा, एज बैरियर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 24 ईयर्स के कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं और ओवर 30 ईयर्स के भी कैंडिडेट्स बहुत सिलेक्ट हुए हैं। तो एज बैरियर नहीं है, बैरियर ये है कि आप डिसिप्लिन होके पढ़ रहे हो कि नहीं। क्योंकि अनडिसिप्लिन होके पढ़ रहे हो तो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, बट डिसिप्लिन हो, आप में वो फोकस है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, परविजरेंस है, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। ठीक है, तो एज तो बैरियर नहीं है, ये तो हमने फैक्ट से भी देख लिया। और थर्ड, वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसीजन इस बेस पे नहीं होता कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैंने आपको रेशो भी बता दिया। ये इस बेस पे डिसाइड हो रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कैसी है। जितनी अच्छी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, क्या पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कोई कैंडिडेट मेंस के टाइम 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहा है बट वो पढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी साइड दूसरा कैंडिडेट है वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा है बट उसमें आंसर राइटिंग कर रहा है, अपने ऑप्शनल को ज़्यादा एम्पावर कर रहा है। तो ये बहुत सारे बेसिस हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को बताते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी नहीं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं, हिंदी का फैक्टर भी है, वो फाइनल लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा कि हिंदी का क्या रोल रहा है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदी ने इतना मेजर रोल प्ले नहीं किया है। और बाकी फाइनल लिस्ट के बाद ही जो सेट पैटर्न्स हैं कि किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर है, किस में लीस्ट है, वो तभी पता चलेगा, राइट। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास जो डाटा था, फैक्ट्स था, उसके बेस पे हमने बात किया। बात ऑप्शंस की कर रहे हैं हम, तो निम्बस शिमला एकेडमी इज़ प्लेस टू ब्रिंग यू ऑप्शनल। जो अभी मैंने बताया, आपको ये चूज़ करना है कि आपने पेपर क्लियर करना है कि नहीं। आपका मोटो ये होना चाहिए, ना कि ये कि कौन सा ऑप्शन मुझे समझ आ रहा है, बेटर है, नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हॉट ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे हमने लिस्ट में भी देखा, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स के हमारे बैचेस लाइव और ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है अभी एसीएफ एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज में पढ़ाया गया, टेस्ट सीरीज भी इसकी प्रॉपरली बनाई गई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे एचपीपीएससी की आप डेमोज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 जनवरी से इसके बैचेस दोनों ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हो। तो ये शुरू हो रहे हैं, जल्दी से एनरोल कीजिए आप। उसके अलावा फॉरेस्ट्री जो कि हॉट ऑप्शन रहा है इस बार, और साथ में जूलॉजी, इनके मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे पास अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई और भी क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है इन ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप निम्बस शिमला के नंबर, इस नंबर स्क्रीन पे गिवन है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा कि आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए राइट प्लानिंग है, राइट कंसिस्टेंसी है, एंड राइट ऑप्शनल है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और जो आपकी अप्रोच है वो थोड़ी फिलोसफिकल पार्ट आ गया, बट उसको बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकल नज़रों से देखा जाए तो ऑप्शनल एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि अपना फोकस अच्छे से रखें। अभी नोटिफिकेशन भी आने वाली है, 6 to 7 मंथ्स हैं प्रीलिम्स होने में भी, तो बहुत सही समय है कि 2-3 महीने में आप अपना ऑप्शनल अच्छे से कवर करें। क्योंकि मैंने बताया, आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है नहीं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में जो डिटेल्ड मार्क्स आएंगे उसका वेट करेंगे, उसके पैटर्न्स देखेंगे क्या क्या है, वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लगेगी। तो स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, जय हिमाचल। और ऑप्शन हमारे 5 से शुरू हो रहे हैं, सो बी क्विक, एनरोल एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू।